चलिए कॉन्सेंट्रिक का ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और याद करो। इस गुड़िया ने अभी अभी एडमिशन लिया है, आपको पता है ये बात? ये बिल्कुल नई गुड़िया है, नई स्टूडेंट है और काम के प्रति इतनी जवाबदेह है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रियंका के लिए, शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आज का टॉपिक है आपके पास डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। चैप्टर कौन सा चल रहा था? एडजेक्टिव्स का। और एडजेक्टिव का बेसिक पार्ट खत्म होने के बाद आज हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के तौर पर पढ़ेंगे। डिग्री 3 टाइप की होती है। पहला नाम होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा वर्ड होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा वर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके पास पॉजिटिव डिग्री का मतलब कोई पॉजिटिव शब्द नहीं है, वो एडजेक्टिव पॉजिटिव नेचर का नहीं है, वो डिग्री पॉजिटिव का मतलब है एज इट इज, जैसा वर्ड है वो वैसा का वैसा लिख देना, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के तौर पर अगर मैंने कहा एक आई है और एक ही है और आई भी गुड है, मैं भी अच्छा हूं और तुम भी अच्छे हो, ही इज गुड, तो इन दोनों को लिखने के लिए लिख सकता हूं आई एम एज गुड एज डैश। अब मुझे बताओ यहां पर एज गुड एज ही या हिम में से क्या है? आई एम एज गुड एज डैश। आप में से कोई भी बच्चा आंसर बोल सकता है, ही या हिम? हिम, ही। चलिए कितने बच्चे ए कह रहे हैं? रेज योर हैंड। कितने बच्चे बी कह रहे हैं? रेज योर हैंड। कितने बच्चे कुछ नहीं कह रहे हैं? हमको आपसे सर बात ही नहीं करनी है, ठीक है मत करो। तो यहां पर जो ये राइट आंसर है ये क्या आता है? ही आता है, जबकि हमारी बोलने में क्या होता है? हिम। हिम इनफॉर्मली सही हो सकता है, पर इंग्लिश यूपीएससी एनडीए क्या फॉलो करता है? फॉर्मल इंग्लिश। और फॉर्मल इंग्लिश के तौर पर क्या है? ही। और यहां पर एक रूल होता है, जब भी दो चीजों को बराबर या ग्रेटर देन या लेस देन कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है तो दोनों तरफ कौन से केस यूज होते हैं? सब्जेक्टिव केस। दोनों तरफ कौन से केस यूज होते हैं? सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब यहां से अगर ये रूल समझ में आया और ये ही है तो यहीं से दो सेंटेंस में लिखता हूं और आपने बताना इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। पहला लिखा मैंने यू आर एज इंटेलिजेंट एज आई और आई एम एज स्मार्ट एज यू। मुझे बताइए इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? सही बता, मतलब दोनों सही है। इसका मतलब ये एज इंटेलिजेंट एज कौन सी डिग्री हो गई? पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री जब भी होगी तो दोनों तरफ क्या लगेगा? एज। यू के साथ आर लगा और यू किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? आई से। यू खुद सब्जेक्टिव केस है, आई भी खुद सब्जेक्टिव केस है। सर सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन में पहचान क्या होती है? पहला आई, दूसरा वी, तीसरा यू, चौथा ही, शी, इट या दे। अगर किसी का नाम यानी कि नेम है वो तो चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में, नेम तो नेम रहता है। तो गड़बड़ ज्यादा कहां होती है? जहां प्रोनाउन होता है। बच्चा आई की जगह मी लगा दे, वी की जगह अस लगा दे, ही की जगह हिम लगा दे, शी की जगह हर लगा दे, उस तरह की मिस्टेक आ जाती है। तो ये पहला सेंटेंस में बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस देखिए आई एम एज स्मार्ट एज यू। क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? तो आपको पता होगा यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, बट यू सब्जेक्ट में भी यूज होता है। तो ये आई सब्जेक्टिव केस, ये यू सब्जेक्टिव केस, दोनों सेंटेंस दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। एक बार नोट कीजिए। तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो एज इट इज होती है, जिसके अंदर मान लीजिए एक वर्ड लिखा है गुड एग्जाम्पल के तौर पर। तो कंपैरेटिव डिग्री जो बनेगी वो बनेगी बेटर। क्या बनेगी? बेटर।
और बेटर कभी भी अकेले नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, THAN, देन आएगा। देन की दो तरह की स्पेलिंग होती है, एक होता है THEN और एक होता है THAN। अगर THAN है वो कंपैरेटिव डिग्री को शो करने के लिए काम आती है, और THEN है वो किसी टाइम के बाद में लेटर के लिए सिनोनिम के तौर पर काम आती है। जैसे आपको कोई कहानी सुना रहा है और वो बोलते बोलते एक जगह पे चुप हो गया, तो आप बोलते हो फिर क्या हुआ, व्हाट्स हैपन देन, व्हाट्स हैपन देन, कुछ ऐसे, यानी कि उसके बाद क्या हुआ। क्लियर है? ठीक, टेक योर टाइम, राइट डाउन। अब पिछले दिनों में एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन मिले हैं, एनडीए में भी और एनडीए के बड़े भाई में भी, हाँ दोनों। चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, सबसे पहले इन क्वेश्चन को ये बताइए ये ठीक है या गलत है। अगर ये गलत है तो इनको ठीक करने का तरीका क्या होगा। एक एक कॉन्सेप्ट करते जाएंगे और उसके 5-5 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करेंगे ताकि चीजें आपके हाथ पे जम जाए। ठीक है, शी इज बेटर देन मी, I am smarter than her, Mr. Modi is as more laborious as other ministers, no other student in the class is as studious as her। पांचवा, you and me are better than them। ये 5 सेंटेंस आपके पास है, इन पांचों सेंटेंस को देख के बताना है आपने इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है कौन सा गलत है। अगर कोई सेंटेंस गलत है तो आपको ये बताना है कि इसको ठीक करने का तरीका क्या होगा। जेंटलमैन क्या नाम है? दीपांशु जी, कहां से आना हुआ? DLF गुड़गांव। कहां से आना हुआ? DLF अंकुर भी। ठीक है, ठीक। शी इज बेटर देन मी, मुझे बताइए अगर बात आई एम एज गुड एज ही होता है तो यही चीज अगर कंपैरेटिव में बनानी होगी तो क्या बनेगी? आई एम बेटर, बेटर के साथ क्या आएगा? देन, और देन के बाद ही या हिम? ही। दोनों तरफ कौन से केस लगेंगे? सब्जेक्टिव केस। दोनों तरफ कौन से केस? सब्जेक्टिव केस। अगर ये रूल समझ में आया तो बताइए पहला सेंटेंस गलत है या नहीं? यस और नो? भैया शी क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। सर पता कैसे चलेगा? ये देखो शी कौन सा है? सब्जेक्टिव केस। और शी का कंपैरिजन किससे होना चाहिए था? मी या आई से, और आई करते ये सेंटेंस अब क्या हो गया? सही हो गया। राइट और रॉन्ग? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम स्मार्टर देन हर। आई कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। इसका कंपैरिजन शी से होना चाहिए, हर से। सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट को ही कंपेयर करेगा, सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट को कंपेयर करेगा। तो मुझे बताइए यू एंड मी आर बेटर देन देम, यू एंड मी आर बेटर देन देम। ऑफिस में जाइए। यू एंड मी आर बेटर देन देम। बेटर देन दे, तो थोड़ा ध्यान दे।
इसमें एक गलती है, दो गलती है, यस, दो गलतियां। दूसरी कहाँ है? दूसरी घर पे। अरे गलती यू एंड आई, ठीक है। तो बताइए आर क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव के। यू तो दोनों तरफ यू ही रहता है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, पर मी की जगह क्या हो जाएगा? आई। और सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होना चाहिए, तो दे या देम? दे। तो कितनी गलतियां? दो। यस और नो? ठीक है, अच्छा है। अब ये बहुत छोटे छोटे सवाल है, अब ये कल की तरह लंबे लंबे सवाल भी बनेंगे, बट सारी कुछ समझने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 या 4 एक बार खुद से करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर मोदी इज एज मोर लेबोरियस एज अदर मिनिस्टर्स। है कहीं गलती? ये सही है? क्या गलती है? सर इसमें पॉजिटिव डिग्री भी नजर आ रहा है और कंपैरेटिव डिग्री भी नजर आ रहा है। जब एज और एज होगा तो एज इट इज चीज लगेगी, पॉजिटिव डिग्री जो वर्ड है वही लगेगा, उसके आगे मोर, चील, पंख नहीं लगेंगे। तो इसका मतलब यहां पे गलती कौन सी है? यहां पे मोर नहीं लगेगा और ये सेंटेंस अब बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार हो सकता है गलत चीज को ठीक करनी पड़े या गलत चीज को हटा दो तो भी सेंटेंस ठीक हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की हिंदी कौन बताएगा? नो अदर स्टूडेंट, कोई बाकी स्टूडेंट इन द क्लास ऐसा नहीं है जो उतना स्टूडियस है जितनी वो है। पहले सेंटेंस में बेटर लिखा था, अच्छे से, बेटर का मतलब होता है बेहतर। दूसरा वर्ड है स्मार्ट का, क्या लिखा था? स्मार्टर। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट गतिशील दिमाग, एक्टिव दिमाग, ठीक है। अगले में एक वर्ड लिखा है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब लेबर क्लास का आदमी है मोदी, मेहनती है। तो लेबोरियस वर्ड आज का वोकैब हो गई है ना। और मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ये छांट के लाना है, मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ये याद करके आना है, ठीक है। तो जिस दिन बताऊंगा उस दिन कर लेना याद, अरे करके आना है। लेबोरियस वर्ड किससे खत्म है? OUS से खत्म होने वाले वर्ड्स बताओ। लेबोरियस में लेबर वर्ड बना है, लेबर क्या करता है? मेहनत। तो लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। तो आप ये तो मानते होगे कि फिलहाल आप घर जाके अंग्रेजी में मेहनत कम कर रहे हो थोड़ी सी, और आपको ज्यादा करने की जरूरत है। तो यू हैव टू बी मोर लेबोरियस। अभी तो है, थोड़े से और होना, ये कहने के प्रति। तो लेबोरियस का मतलब हो जाएगा हार्ड वर्किंग। अब बताओ पेपर में हार्ड वर्किंग का सिनोनिम आएगा या लेबोरियस का आएगा? लेबोरियस का आएगा। जो वर्ड पहले से आपको पता है वो पेपर में ऑप्शन में भी दिखाई दे जाए तो बहुत बड़ी बात है। आजकल पेपर में चीजें आ रही है, वर्ड का भी नहीं पता, ऑप्शन का भी नहीं पता, तो वो सारी चीज आपको देखनी। इस लेबोरियस वर्ड के लिए एक प्यारा सा वर्ड यूज होता है, टॉयलसम। क्या वर्ड यूज होता है? टॉयलसम। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा हैंडसम। हैंडसम यानी कोई वर्ड सम से खत्म हो तो वो भी एडजेक्टिव होता है। कोई वर्ड अगर सम से खत्म हो तो वो भी एडजेक्टिव होता है। तो यहां पे सम शब्द का तो पता लग गया एडजेक्टिव है, ING से पता लग गया एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को हमेशा किससे मैच करेंगे? एडजेक्टिव से। 4 ही तरह के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो वर्ब, जो वोकेबुलरी के तौर पे आती है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। और वर्ब को वर्ब से मैच करेंगे, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से। द पार्ट ऑफ स्पीच विल रिमेन सेम। जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होगा सिनोनिम या एंटोनिम मैच करते समय वो बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर? ठीक है। टॉयलसम में अगर टॉयल शब्द का मीनिंग आ जाए पेपर में तो टॉयल शब्द एक वर्ब होती है और इसका मतलब होता है टू वर्क हार्ड। कड़ी मेहनत करना, मशक्कत करना, अथक मेहनत करना, टायरलेसली काम करना, पसीना बहाना, इस तरीके से काम करने को टू वर्क हार्ड के तौर पर बोलते हैं। और इसी चीज को इंग्लिश में टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल एक ईडियम के तौर पे भी बोलते हैं, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। आधी रात को तेल जलाना, आधी रात को तेल जलाना, ऐसा मीनिंग नहीं है इसका। हाँ, पढ़ना है इसका मतलब। तो कई बच्चे सोचते हैं मिडनाइट मतलब आधी रात, नाइट का बाइसेक्टर मिडनाइट, मिड पॉइंट थ्योरम। ऑयल
कोई भी चीज को जलाने के लिए आपको ईंधन की जरूरत पड़ती है, चाहे तेल घी कुछ भी डाल के। और अगर पहले के दिनों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लोग या तो सनलाइट में पढ़ते थे, और सनलाइट जब नहीं होती थी, अंधेरा हो जाता था और स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी उस समय, तो वो लोग लैंप जला के पढ़ते थे। और लैंप कोई ना कोई कैरोसिन ऑयल से या किसी चीज के तेल से जलता था। और वो किस लिए बर्न किया जाता था? वो पढ़ाई के पर्पज से यूज किया जाता था। तो टू स्टडी लेट नाइट, टू स्टडी लेट एट नाइट, इस सेंस में यूज किया जाता है। और ये भी अपने आप में एक कड़ी मशक्कत करने वाली बात है। 10 बजे 11 बजे आपको खाना खाने के बाद, वॉक करने के बाद नींद आने वाली हो, फिर भी आप 1.5-2 घंटे मोबाइल पे चैट अगर कर सकते हैं, तो इसका मतलब नींद तो नहीं आ रही थी। इसका मतलब आप उस समय पढ़ाई कर सकते थे, बट नीयत खराब थी, पढ़ाई खराब नहीं। तो नीयत वाली बात है सारी के सारी। तो वो सारी, मोबाइल आपका बहुत बड़ा दुश्मन है और मोबाइल ही आपका सबसे बड़ा सेवक भी है। तो सेवा करवाओ ना उससे, उसकी सेवा कम करो, उससे सेवा ज्यादा करो। टॉयल शब्द, अब देखो इसी लेबोरियस के कई सारे मीनिंग और बनेंगे, और इसी के अंदर एक वर्ड और बनेगा, अर्डेंट। क्या बनेगा? अर्डेंट। और जैसे इंटेलिजेंट सुना है, प्रोफिशिएंट सुना है, ये सारे वर्ड्स किससे खत्म है? ENT। और ENT से खत्म होने वाले दुनिया के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव होंगे। अगर ये वाली चीजें समझ में आ जाती है तो पेपर में पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना आ जाए, तो बिना वर्ड के जाने भी, पूरा मीनिंग भी ना पता हो, तो आखिरी वाला देख के कम से कम कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है या नहीं? यस और नो? यस। अर्डेंट के अलावा एक वर्ड और भी है, बड़ा खूबसूरत सा शब्द है, अभी की अभी याद हो जाएगा, एसिडुअस। एसिडुअस किससे खत्म है? OUS से खत्म होने वाले वर्ड्स याद हो जाएगा अब तो। ENT से खत्म होने वाले वर्ड्स और सम से खत्म होने वाले वर्ड्स। एसिडुअस वर्ड एस से बना है। एस का मतलब गधा होता है, और गधा पूरे दिन मशक्कत करता है, फिर भी लात खाता है, फिर भी डांट खाता है। तो हमें गधा पर्सन बनना है या बंदर पर्सन? डंकी, एक डंकी होता है, पूरे दिन मेहनत करता है, फिर भी लात खाता है। एक मंकी होता है, काम वाम नहीं करता, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, छलांग लगाता रहता है। तो स्मार्ट अप्रोच, पहले हमें हार्ड वर्क करना है, लास्ट में स्मार्ट वर्क। हमने कहा कि आपको 60 डेज तक लगातार पढ़ाई करनी है, ताकि अगले 30 दिन, जब नेक्स्ट के 30 दिन बचेंगे पेपर से पहले के 30 दिन 40 दिन, उसमें बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क नहीं। उस दिन टेस्ट देने हैं, टेस्ट में से सीखना है कि अब मेरे गलत कौन कौन से जा रहे हैं, और उस टेस्ट की रिव्यू कॉपी बनानी है। ये वर्ड मेरे टेस्ट में गलत जा रहे हैं, ये मैंने अलग से लिख लिए हैं। और जिस दिन पेपर हो से एक दिन पहले 1 घंटे आधे घंटे बस वो वाले नोट्स रिवाइज कर जाना, क्योंकि जो पहले से याद है वो तो उस दिन भी याद आ जाएगा। जो पेपर में गलत गया है, दिक्कत वहीं आएगी, वो वाली चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्लियर है? तरीका है या नहीं? तो इरादे बदलने या तरीके? इरादे तरीके बदलने, है ना। चलो अब बताओ, लेबोरियस वर्ड का मीनिंग हो गया, और इससे आगे के वर्ड आप छांट के लाएंगे। अगला वर्ड है 4th वर्ड, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज स्टूडियस एज ही हर। एक वर्ड यहां पर लिखा गया है स्टूडियस, किससे खत्म है? पक्का क्या है? चैप्टर भी क्या चल रहा? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। स्टूडियस का मतलब क्या होता होगा? डिलीजेंट, पढ़ाकू, पढ़ा करो। तो स्टूडियस शब्द का हिंदी में मतलब होता है पढ़ाकू, एक ऐसा पर्सन जो पूरा दिन पढ़ता रहता है। तो एक वर्ड तो हो गया स्टूडियस, और एक वर्ड हो गया बुकवॉर्म। हाँ, अब मुझे बताओ, ये और ये दोनों वर्ड अगर पेपर में आ जाए मान ली, तो कौन सा वर्ड पॉजिटिव है और कौन सा वर्ड नेगेटिव? नीचे वाला नेगेटिव वर्ड है। तो आप लोगों को हम किताबी कीड़ा बना रहे हैं या पढ़ाकू बना रहे हैं? पढ़ाकू बना रहे हैं। हम कोई किताब रेफर तो नहीं कर रहे ना यहाँ के, उस किताब से रेफर कर लेना, उस किताब पढ़ ली यार, बहुत किताबों से जितना आना होता वो पूरी किताब, इंग्लिश की किताब आपको समझ में आई थी या नहीं? तो स्टूडियस थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस है और बुकवर्म थोड़ा सा नेगेटिव। एक ऐसा पर्सन जो बार बार ये कोट करे कि सर मेरी किताब में तो ये लिखा है, सर मेरे नोट्स में तो ये लिखा है, तो इसका मतलब वो होराइजन से बाहर, बियॉन्ड जाने की कोशिश नहीं कर रहा। और ऐसा पर्सन केवल लकीर का
फकीर बनकर रह जाता है। जैसा लिखा है वैसा आगे बढ़ गया। अपने माइंड के स्पेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाना जरूरी है। मुझे लगता है ये इंग्लिश की चीजें तो आपकी पहले से भी पढ़ी हुई है और वैसे की वैसे चीजें अभी रिवीजन हो रही है, बट ये वाली चीज जैसे आई एम बेटर देन हिम होगा या ही, तो बोलने वाली इंग्लिश अलग है और सही यूपीएससी वाली फॉर्मल इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश अलग है। तो यदि जो बच्चे कोचिंग करके नहीं जाते, सही गाइडेंस से नहीं जाते, उनका ये आंसर केवल बोलचाल की भाषा से करेंगे और ऐसे आंसर गलत हो जाएंगे। जैसे प्रोनाउन का एक अच्छा सा रूल है, अगर मैं ये कहूं, इससे बाहर की बात है, मैंने कहा इट इज आई हु इज लेट और इट इज मी हु इज लेट, में से कौन सा सही है कौन सा गलत है? कौन सा सही है कौन सा गलत है? पहला या दूसरा या दोनों सही है? तो आपको जानकर हर्ष, खुशी, प्रसन्नता और भौचक्कापन होगा कि दोनों गलत है, दोनों गलत। बोले सर पता था, आपने करना ये होता है। सबसे पहले देखो, हु से पहले क्या लिखा है? आई के लिए इज आना चाहिए या एम? गलती समझ में आई या नहीं? दूसरी बात, सर इट इज मी होगा क्या? तो बोलने को तो बोल देते हैं इट्स मी यार, मैं हूं, दरवाजा खोल दे, पर ये होता नहीं है। अगर ये इज आया हुआ है तो इज एक वर्ब है और वर्ब से पहले कौन सा केस लगना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। इसलिए यहां पे क्या आना चाहिए था? आई, और यहां क्या आना चाहिए था? एम। इट इज आई हु एम लेट। ये तो मैं हूं जो लेट हूं, ये इसकी हिंदी इंग्लिश बननी चाहिए थी, इसलिए ये दोनों सेंटेंस गलत है। लेकिन जनरली इंग्लिश में हम बोलते क्या है? इट इज आई या इट इज मी? इट इज मी। और ये बोलते बोलते यूपीएससी जानबूझ के हमारी साइकोलॉजी से खेल जाता है कि ये ज्यादातर बच्चे वोकेटिव या स्पोकन इंग्लिश के थ्रू आए होंगे और इसके थ्रू इनकी प्रोफेशनल इंग्लिश खराब हो गई होगी, और पक्का इनके साथ एक गेम करके देखते हैं। बार बार रिपीट हो रहा है कि ये वाला सवाल और एक ये वाला सवाल, लेकिन इतना लंबा सवाल बना देते हैं एरर का कि ये वाली बात आदमी पढ़ते पढ़ते बात रूल ही भूल जाता है। और जैसे ही एक स्किप हुआ और एक आर्मी पर्सन से, एक डिफेंस पर्सन से, एक मिलिट्री पर्सन से रिक्वायर किया जाता है, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी होनी चाहिए। उसको नींद आते हुए भी उसको देश का ख्याल होना चाहिए, सामने अपनी रक्षा और अपने देश की रक्षा के। वो चीजें बाद की बात है, ट्रेनिंग के बाद की। उससे पहले उसको गलती तो दिखाई देनी चाहिए एक सिंगल से सेंटेंस के अंदर से। क्लियर है? ठीक है, यहां तक का एक बार नोट कर लीजिए और मुझे बताइए यहाँ पे कोई एरर है या नहीं। स्टूडियस का मतलब था पढ़ाकू, पढ़ाकू का मतलब वन हु डेडिकेट्स मच ऑफ हिज टाइम टुवर्ड्स स्टडीज। वन हु डेडिकेट्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम टुवर्ड्स स्टडीज। एक वह व्यक्ति जो अपना अधिकतर समय पढ़ाई पर डेडिकेट करता है उसे स्टूडियस कहते हैं। और दूसरा वॉर्म, वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा, बुक मतलब किताब, किताबी कीड़ा मतलब जो पर्सन हमेशा सीखने के लिए सिर्फ किताबों के रेफरेंस का इस्तेमाल करता है, बाहरी जीवन सोसाइटी का लर्निंग में इस्तेमाल नहीं करता। एक वो दिन आएगा जिस दिन किताबें आपको नहीं सिखा रही होंगी, एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ योर लाइफ विल टीच यू एवरीथिंग। दुनिया के अनुभव, दुनिया के एक्सपेरिमेंट आपको सिखा रहे होंगे कि आपको सामने वाले से किस तरीके से बात करनी चाहिए। आप लोगों को मेरा आते ही बिहेवियर हल्का सा पेचीदा लगा होगा कि सर मेरे से बात कैसे कर रहे हैं, लेकिन ये बात 11 साल के अंदर लगभग 21-22 पेपर एनडीए के और 21-22 पेपर सीडीएस के मेरे हाथ से निकले हैं और बच्चे लगातार निकल रहे हैं। और मुझे पता है कि किस तरह की सीरियसनेस की एक जरूरत होती है। 3 महीने किस तरह से कट जाएंगे और कैसे टाइम पास हो जाएगा पता नहीं चलेगा। एक ही दिन के अंदर कुछ वर्ड्स याद होंगे, पेपर वाले दिन ये याद आ जाएगा, हाँ ये सुना सुना सा है, वरना पूरा पेपर देखते ही लगेगा सुना सुना सा है, ब्लैंक ब्लैंक सा लगेगा। तो वो ब्लैंक उस दिन ना लगे, उस दिन आप गैट का पेपर के जो 100 क्वेश्चन है वो आपके लिए बोनस का काम करे, इंग्लिश में ही पास हो जाए सिर्फ। यस और नो? खाली पास नहीं होना है ना, पास वालों के नंबर आ रहे हैं, लास्ट में रैंक आ रही है, खाली पास 300 नंबर लाके वो भी 300 दे देंगे, 600 में हो जाएगा सिलेक्शन। 1800 में से 600 में से हो जाएगा क्या सिलेक्शन? नहीं होना है ना। हो भी गया तो फिर तुम्हारा दिमाग इतना खराब होगा, मेडिकल में आउट हो जाओगे, कोई ना कोई नस दब जाएगी तुम्हारी। यस और नो? कई खेल है ना। अभी तो ये इंग्लिश है, छोटी सी प्रॉब्लम है। मैथ वाला कहे मेरी तैयारी करो, फिजिक्स वाला कहे मेरी तैयारी करो,
स्पोकन इंग्लिश वाले के मेरी मेरी तैयारी करो, तो इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट से पहली बड़ी चीज है माइंड मैनेजमेंट। क्या है जी? और माइंड मैनेजमेंट के लिए जरूरी है एक छोटा सा चीज जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, और वो है वाई। मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं तुम्हें ये क्यों डांट रहा हूं? अगर मेरे पास लॉजिक है तो मैं ठीक कर रहा हूं। तुम अगर होमवर्क करके नहीं लाए और तुम्हारे पास लॉजिक है बढ़िया सा, तो तुम ठीक कर रहे हो, वरना इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। पढ़ाई का ऑल्टरनेटिव सिर्फ पढ़ाई, और कुछ। चलिए आगे बढ़े। हेलो हेलो, अर्डेंट का मतलब बताइए। अब देखो अर्डेंट वर्ड आया तो अर्डेंट के अंदर एच को एज्यूम कर लो, तो ये वर्ड ईएनटी को छोड़ दे तो हार्ड बन रहा है या नहीं? तो एच हटाओगे तो अर्डेंट आ गया या नहीं? अब याद रहेगा, अर्डेंट देखते ही हमारे दिमाग में इमेज बनेगी हार्ड, एच हटाया तो क्या बना? अर्डेंट। यस और नो? याद हो गया। तो विजुअलाइजेशन का इफेक्ट लेकर आइए, बेहतर चीजें याद हो पाएंगी। चलिए इसके बाद पॉजिटिव डिग्री पढ़ी, कुछ कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सुपरलेटिव डिग्री का और देख लेते हैं। यस सर। कौन सा? नहीं, हर नहीं आएगा। हाँ जी, अगर ये सब्जेक्ट है यहां का तो ये भी तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और ये सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो हर आएगा या शी? सबने लगा लिया था, आ गया होगा। ठीक, नहीं जरूरी नहीं है। अदर शब्द और नो के साथ सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। लिख लियो इस बात को। सम, एनी और नो, इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन तीनों आ सकते हैं, और जैसा नाउन आएगा वैसे ही वर्ब आएगी। तो चेक करने के लिए देख सकते हो यहां पे मैंने क्या लगा रखा है, इज। Should I move on? Have you ever moved on? चलिए सुपरलेटिव डिग्री। देखो सुपर शब्द का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। अब देखो सबसे ऊपर दो तरह के लोग होते हैं, या तो पढ़ाई में सबसे ऊपर या लड़ाई में सबसे ऊपर, बेईमानी में सबसे ऊपर या ईमानदारी में सबसे ऊपर। बेईमानी में जो सबसे ऊपर है वो ईमानदारी में सबसे नीचे, तो या तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे। एक्सट्रीम केस को शो करने वाली एडजेक्टिव्स को सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। दूसरी बात, ये तीन या तीन से ज्यादा में से किसी एक के लिए कहा जाता है। तीन या तीन से ज्यादा में से किसी एक के लिए रिप्रेजेंट होता है, और इसलिए इसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसका मतलब मैंने कहा जेंटलमैन केशव, तो मैंने लिखा केशव इज द मोस्ट ब्रिलियंट ब्रिलियंट इन द क्लास। अगर मैंने द मोस्ट ब्रिलियंट लिखा, द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट या द मोस्ट ब्रिलियंट अकेला भी लिख सकते, तो इसका मतलब क्लास के अंदर ये सबसे अच्छा है। और क्लास मान के चलेंगे कि क्लास के अंदर कितने लोग हैं? तीन या तीन से ज्यादा, और उनमें से एक कौन है? केशव। तो इसका मतलब आपने अगर डिग्री बनानी है तो गुड की क्या बनेगी? बेटर, और बेटर की क्या बनेगी? बेस्ट, और बेस्ट को लिखने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा? द बेस्ट। तो अगर यहां पर डिग्री आई लेबोरियस, तो लेबोरियस वर्ड के साथ EREST तो नहीं लग सकता, लेबोरियस, लेबोरियसर, लेबोरियस, ये बेकार हो जाएगा। तो ऐसी चीजों के लिए ये पॉजिटिव डिग्री है। इनके आगे सेम वर्ड लिखकर और इनके आगे क्या लिख दिया जाता है? मोर या मोस्ट। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही आपके पास तीसरा वर्ड होता है मच या मैनी। मच या मैनी, इन दोनों शब्दों का मतलब हिंदी में होता है ज्यादा। जब कोई अनकाउंटेबल चीज ज्यादा होती है तो उसको कहते हैं मच, और जब कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन ज्यादा होता है तो उसे बोलते हैं मैनी। देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास, मच या मैनी? मैनी। स्टूडेंट्स काउंटेबल है, प्लूरल है, तो क्या हो गया? मैनी।
मैंने कहा ही हैज डैश नॉलेज अबाउट मोबाइल, ही हैज डैश नॉलेज अबाउट मोबाइल फोन, उसके पास मोबाइल फोन की ज्यादा नॉलेज है। क्या नॉलेज काउंटेबल है? क्या आप नॉलेज को काउंट कर सकते हो कि इसमें 4 नॉलेज है, इसमें 4.5 है? तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते। अगर काउंट नहीं कर सकते तो क्या लगाना पड़ेगा? मच। और इन दोनों का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? मोर। और इन्हीं दोनों का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? मोस्ट। और इन्हीं के ज्यादा को यहां पर लिख देते हैं मोर, और इस ज्यादा को कहां लिख देते हैं? मोस्ट। समझ में आया कि नहीं? तो लगता क्यों है मच नहीं लगता, मोर या मोस्ट लगता? तो इसका मतलब आपके पास जो डिग्री बनाई जाती है सुपरलेटिव डिग्री की, वो सारे के सारे या तो एक इंडिविजुअल वर्ड होगा, या उसके आगे कोई ना कोई मोस्ट लगेगा, या एक तीसरा वर्ड होता है ईएसटी लगता है। क्या लगता है? ER EST लगता है। कोई ऐसा वर्ड देखिए, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा बिग, या मैंने एक वर्ड लिखा स्मार्ट, तो बताइए बिग की डिग्री क्या बनेगी? बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो ये जो बिगेस्ट वर्ड है, EST वर्ड लिख कर आ गया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। स्मार्ट का क्या बनेगा? स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। ये जो स्मार्टेस्ट लिखा EST लगाकर, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा? द आएगा। क्या आएगा? द। तो यहां सुपरलेटिव डिग्री के साथ पहली बात तो ये हो गई, सुपरलेटिव डिग्री के साथ पहली चीज क्या आती है? द का इस्तेमाल जरूर से जरूर होता है। तो एक क्वेश्चन के तौर पर आपसे अगर मैं पूछूं, यहां तक का तब तक नोट करें, अगर मैं क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछूं, सैम इज ज्यादा वोकेब नहीं घुसाई है अभी मैंने, खाली ग्रामर है इसमें। वोकेब और ग्रामर एक साथ घुसाएंगे जब आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्योर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख दो बस।
चलिए आपने बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है, कौन सा सेंटेंस गलत है। जो ठीक है तो उसको ठीक ही रहने देंगे, बट जो गलत है उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करो। पहला क्वेश्चन हो रहा है, सैम इज द मोस्ट ब्रिलियंट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये होना चाहिए था, पर द और मोस्ट दोनों के लिए क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो द मोस्ट के बाद ब्रिलियंट और ब्रिलियंट के बाद इंटेलिजेंट, दोनों को सेम रेफर कर रहा है, लेकिन कुल कितने लोगों को रेफर कर रहा है, सैम। और पूरी क्लास 3 या 3 से ज्यादा में से एक अगर सैम है तो सैम स्टूडेंट्स है या स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो यहां पर एरर हो जाएगा स्टूडेंट। बताओ ये लॉजिक समझ में आया या नहीं? क्या पहले इस तरह का लॉजिक देख लेते थे या मोस्ट द देख के और आदमी आगे बढ़ जाता था? दूसरा देखिए, द टीचर रिवार्डेड मोहन हु रोट बेस्ट एसे, द बेस्ट एसे, समझ में आया या नहीं? तो यहां पे जब बेस्ट एसे, टीचर ने मोहन को क्या किया, रिवार्ड दिया। रिवार्ड देना, प्रोत्साहित करना, क्योंकि उसने बेस्ट एसे लिखा था और बेस्ट से पहले क्या लग जाएगा, द। कितने लोगों को दो तक आ गई बात समझ? ठीक है। तीसरा, हाँ भाई तू बता, आप तीसरा, आपके घर में कुत्ता है? किस किस के घर में डॉग है? क्या नाम है आपका? मानस देव, वेरी गुड। कहां से आना हुआ? कुरुक्षेत्र से, शाबाश। उसका क्या नाम है डॉग का? स्कूबी। अरे वाह, मेल फीमेल? फीमेल है। चलिए, कितने साल से आपके पास? 2 साल से। तो जनरली आपके साथ रहता है वो? नहीं तो घर पे है, तो अब आप यहाँ आ जाओगे तो वो मिस नहीं करेगा आपको? ठीक है, बैठ। चलो, द डॉग इज द गुड एंड फेथफुल एनिमल इन ऑल द डोमेस्टिक क्रिएचर्स। अब देखो, ऑल द डोमेस्टिक क्रिएचर्स का मतलब 3 या 3 से ज्यादा, और उनमें से एक कौन है, डॉग। तो पक्का हम कोई नॉर्मल डिग्री यूज करना चाह रहे हैं, सुपरलेटिव। और बताओ गुड की सुपरलेटिव क्या होनी चाहिए, और फेथफुल की क्या होनी चाहिए, मोस्ट फेथफुल। तो बताओ कितनी गलतियां हो गई इसमें, 2। एंड से पहले अगर सुपरलेटिव होगा तो एंड के बाद भी सुपर। आप ये बोल सकते हो सर ये वाला रूल यहां क्यों नहीं लगाया आपने पहले में? अगर ब्रिलियंट के आगे मोस्ट था तो इंटेलिजेंट के आगे मोस्ट क्यों? जब दोनों तरफ मोस्ट लगने और मोस्ट एक तरफ लगा दिया तो कॉमन हो जाता है, लेकिन बेस्ट के आगे तो मोस्ट नहीं लगा सकते, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मोर देन रिक्वायर्ड। और फेथफुल के आगे अगर खाली छोड़ दिया तो ये पॉजिटिव डिग्री रह जाएगा, क्योंकि आगे मोस्ट आया नहीं है, तो यहां पे मोस्ट आपको लगाना पड़ेगा। आया बात समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, सही है या गलत है? अदर की जगह अदर्स नहीं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, और देन कब आता है, देखिए नोट्स। देन पॉजिटिव डिग्री में आता है या सुपरलेटिव डिग्री में? कंपैरेटिव डिग्री में। तो बताओ यहां पे बेस्ट होना था या बेटर होना था? तो गलती कहां थी? तो एक आदमी अन्य हो तो अदर, एक से ज्यादा अन्य हो तो अदर्स। कहां दिमाग लगाया? ठीक है, तो ये दिक्कत वाली बात थी। पीछे वाले भाई आ रहे समझ? हाँ, अब दूसरी बात, जब ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया तो इसमें द का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं, क्योंकि द कब आता, जब बेस्ट सही होता। तो बेस्ट तो है ही नहीं, सवाल बेस्ट है पर आंसर बेस्ट नहीं है, कंफ्यूजन बेस्ट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में जो एरर निकाल के दिखाएगा उसे 5 रुपए मिलेंगे। बोले सर आप 5 रुपए दोगे ही क्यों? पक्का नो एरर होगा? है एरर तो स्कूल से आती है, हैं? छुट्टियां पड़ी हुई स्कूल की, एक से पढ़ेगी, एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। नहीं, दिल्ली में बच्चे एक्स्ट्रा क्लास को मिसयूज करते हैं। नहीं नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हो, आप कर चुके पहले। आपकी भी एक्स्ट्रा क्लास? ठीक है, अगला देखिए।
दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमंग ऑल। ये क्वेश्चन खुद के बारे में कुछ कह रहा है। दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमंग ऑल बिकॉज इट हैज नो एरर। ये अपने आप में बिल्कुल सही है। तो दुनिया में इतने एरर सीख जाओ कि जो सही सेंटेंस हो उसमें भी 5-7 निकाल देना, ये गलती है। और इसका मतलब इतना मत सीखना कि जो नो एरर वाला सेंटेंस है उसमें भी एरर निकाल दो। तो पेपर में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 9 क्वेश्चन एरर निकालने के आते हैं और एक नो एरर वाला। लेकिन जो नो एरर वाला होता है उसमें तो एरर निकाल देता है बच्चा। और जितने 9 जो क्वेश्चन है जिसमें एरर निकाल, वो इसमें कहां है, इसमें कहां है, ये सारे नो एरर है। तो ऐसा गड़बड़ नहीं करनी। सर इसमें दिक्कत क्या थी, एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कईयों में से एक। अमंग ऑल का मतलब बहुत सारों में से एक, बहुत सारे मतलब 3 या 3 से ज्यादा, उनमें से अगर एक की बात है। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, चलिए एक अगला वोकैब का वर्ड लिखिए, कॉम्प्लेक्स। 11th में 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में अयोटा, ऑब्सेशन। कॉम्प्लेक्स का ऑब्सेशन कैसे हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है वो कॉम्प्लेक्स का। लिख रखा है। चलो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपने कई बार सुना होगा, दो लोग जब आपस में एक दूसरे को अपनी बात ही नहीं समझा पा रहे हैं तो चीजें क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को ही इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बहुत जटिल चीजें चल रही है। पिताजी तुम्हारे कह रहे हैं डिफेंस में जाना है और तुम कह रहे हो नहीं मैं तो मिलिट्री में जाना चाहता हूं। दोनों की वोके भी खराब है, माँ बापू बेटे की। बोले डिफेंस भी वही होता है और मिलिट्री भी वही होता है। क्या हो गया, अब मम्मी कह रही है दोनों में से कोई एक तो मान जाओ, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मम्मी कह रही है तुम दोनों छोड़ो, तुम एक जना सेना में चले जाओ। समझ गए सर, ये कौन सी बात हुई। हो जाता है भाई कई बार। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो चीज समझने में कठिन हो। और जो चीज समझने में कठिन होती है उसे इंग्लिश में एबिस्मल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एबिस्मल। कल आपको एक बात बताई थी, ए बी से स्टार्ट होने वाले वो वर्ड्स जिसका मीनिंग तुम्हें ना आता हो वो नेगेटिव नेचर के होते हैं। बताओ कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होना अपने आप में अच्छी बात बुरी बात, नेगेटिव नेचर है। तो यहां से क्या वर्ड बन गया, नेगेटिव। याद रखना एल से खत्म होने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं और कॉम्प्लेक्स वर्ड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के सिनोनिम भी क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। मैं जब भी कोई सिनोनिम यहां लिखूंगा, पार्ट ऑफ स्पीच विल रिमेन सेम। मैं मेरी कोशिश करूंगा वो सेम रहता है, ताकि आप डिक्शनरी में भी फॉलो करो, थिसॉरस में भी फॉलो करो, तो सेम वही बात लिखी जानी चाहिए। नकल मार के पढ़ा रहा हूं ना, नकल मार के पढ़ा रहा हूं मैं, नकल मार के पढ़ा रहा हूं कि मैं नहीं ना। तो जैसे अपने को याद है कैसे, लिख लिख के, आपको भी याद करने हैं, लिख लिख के। लिख लिख के भी कोई वर्ड याद ना हो तो सर ये कॉपी, ये वाला वर्ड याद नहीं हुआ, इसका ट्रिक बना के दे दो, बना दूंगा, फिर याद हो जाएगा। फिर उस पर एक सेंटेंस बनाएंगे, फिर उस पर एक चुटकुला सुनाएंगे, फिर उसको 2-3 बच्चों के ऊपर एग्जाम्पल छोड़ के बताएंगे, अपने आप याद हो जाए। इसका मतलब लैंग्वेज रटने से याद नहीं होती, लैंग्वेज बोलने से याद होती है। तो इसका मतलब कल मैंने आपको काम गलत दिया था रटने का, और रट्टे तुमसे मारे नहीं जाते, और लैंग्वेज तुमने सीखनी है नहीं। तो पढ़ाई 2 ही चीजों से हो सकती है, या तो शौक से या खौफ से। ऐसे शौक तुम पालते नहीं और खौफ तुम्हारे किसी बाप का है नहीं, तो बताओ पढ़ाई होएगी कैसे, है ना। तो शौक पैदा करो, इंटरेस्ट पैदा करो। चलो एबिस्मल, तो ये इसके आगे के 15 वर्ड आपके। अच्छा, इसका कॉम्प्लेक्स का उल्टा क्या बनेगा, तो हार्ड का उल्टा क्या बनता है, इजी। बस जो चीज समझने में आसान हो, इजी हो, कन्वीनियंट हो। बाय गिविंग एग्जांपल्स द थिंग बिकम्स इजी, बट बाय नॉट गिविंग एग्जांपल, if you want to understand philosophy after masters और 30 साल 40 साल के बाद, 2-3 साल की नौकरी के बाद आप फिलोसफी पढ़ना चाहते हो तो समझ में आएगी। बट आज कोई आपके हाथ में दे दे कि भैया ये महात्मा बुद्ध ने क्यों घर छोड़ा था, इसके पीछे के उसके दिमाग में चल क्या रहा था साले के,
बोले जी हमको छोड़ा, हम भी घर छोड़ के आए जी, हमने पेपर क्लियर करना। इट्स कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स फॉर यू, यस और नो। तो ये था कॉम्प्लेक्स का सिनोनिम। इसके अलावा कोई वर्ड आया है बेटर का हो जाएगा। फेथफुल का मतलब क्या होता है? डॉग, विश्वासी। तू मेरा विश्वासी है या नहीं? तो डॉग अगर फेथफुल है और तू भी फेथफुल है तो बता क्या इक्वालिटी बनी? अगर 1 इक्वल टू 2 एंड 2 इक्वल टू 3 देन 1 इक्वल टू 3। नहीं, थ्योरम नहीं लगानी है। चलिए, तो फेथफुल का मतलब होता है जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है। और आज एक वर्ड याद करा देता हूं इतनी देर में, रूट वर्ड है CRED। CRED, क्रेड से शुरू होने वाला कोई एक वर्ड दिमाग से बताओ। बैठ, बुलाऊं या नहीं? बुला लो। क्या हो गया? आजा आजा। ठीक है तू, मैडम ठीक है। अगला देखिए, क्रेड। क्रेड से बनने वाला कोई एक वर्ड बता दो। क्रेडी, क्रेडिबल और क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट। वेरी गुड, उधारी आदमी है तू तो। क्रेड, क्रिएट होता है वो, क्रिएट। तेरा ऑडियो वीडियो करा दे यार। कह रहे क्रिएट, बोले किसी चीज को बनाना, तू मेरे को बना रहा। चलो, क्रेड से पहला वर्ड बना क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बच्चे? श्रेय देना। पहली बात, अगर इस गुड़िया ने मेरे को कुछ आंसर दिया और मेरे याद नहीं आ रहा था तो उस आंसर का क्रेडिट किसको जाएगा? इसको। लेकिन आपने 500 रुपए मांगे, मैंने 500 रुपए दे दिए, वो भी आपको कह दिया मैंने क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब कंट्रीब्यूशन, या क्रेडिट का मतलब उधार, बोरोइंग के सेंस में यूज होता है। तो पहला लिखिए, क्रेडिट का पहला मतलब क्या बोला? कंट्रीब्यूशन। क्या बोला? कंट्रीब्यूशन। और दूसरी चीज क्या बोली? उधार को इंग्लिश में बोरोइंग। क्या बोला? बोरोइंग। अब ध्यान रखना, कोई भी पर्सन किसी को कंट्रीब्यूट करता है। आपने अपने माँ बाप को अगर सच में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आपको कोई उनको रोज फोन करके नमस्ते करने की जरूरत नहीं है, पैर छूने की जरूरत करनी चाहिए। आप अपना सिलेक्शन दे दो उनके पास, और जिस दिन ट्रेनिंग के बाद आपकी वो टोपी उनको पहनाओ और एक फोटो खींचे, उसमें उनके पूरे हो जाते हैं जिंदगी भर के। यस और नो? बस। विश्वास बढ़ा या घटा? बढ़ा। क्रेड शब्द का मतलब होता है ट्रस्ट या बिलीफ। विश्वास के लिए यूज होता है क्रेड वर्ड, जहां पे भी आ जाए। और जो चीज क्रेडिट की होती है, जो चीज उधार की होती है, उधार में भी आपका विश्वास होना चाहिए। सामने वाले को लगे कि ये भाग जाएगा, उधार मिलेगा या नहीं। तो बैंक वाले को आप जानते नहीं है, आप बैंक वाले को नहीं जानते, फिर भी उधार मिल जाता है, क्योंकि वो आपसे रखवा लेता है। क्या? कागज, प्रॉपर्टी के दस्तावेज, और उन्हें बोलते क्रेडेंशियल्स। क्या बोलते हैं? किससे बना ये वर्ड? क्रेड से। तो बताओ, वोकेबलरी को याद करने के लिए सिर्फ OUS POUS याद करने जरूरी है या ये सब भी याद किया जा सकता है? एक छोटा सा वर्ड याद करो, रूट वर्ड से कितने सारे वर्ड याद कर सकते हो। तो क्रेडेंशियल वर्ड भी क्रेड से बना है, और क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है द डॉक्यूमेंट्स बाय विच यू कैन बी ट्रस्टेड। द डॉक्यूमेंट्स बाय विच यू कैन बी ट्रस्टेड। ऐसे डॉक्यूमेंट जिनके माध्यम से आप पर विश्वास किया जा सकता है। मैं आपको 3 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। पहला, आप 10वीं पास है या नहीं, इसका पता मेरे को कैसे लगेगा? 12वीं की मार्कशीट से, 10th की मार्कशीट से। आप 15 साल के हो या नहीं, आधार कार्ड से। आप भारत के हो या नहीं, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, कुछ ऐसी चीजें होंगी या नहीं। ठीक है। और आजकल तो 10वीं का सर्टिफिकेट से 10वीं का पता चले या ना चले, डेट ऑफ बर्थ का पता चलता है 10वीं के मार्कशीट से। ठीक है। आप स्कूल में अच्छे कैरेक्टर के थे या नहीं, इसका पता किससे चलेगा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र नाम की एक चीज मिलती है। ठीक। क्रेडेंशियल्स के बाद अगला वर्ड आता है क्रेडिबल।
क्या वर्ड है? क्रेडिबल। क्रेडिबल, ये पर्सन एक क्रेडिबल पर्सन है, विश्वास किया जा सकता है। क्रेड शब्द का मतलब दैट कैन बी ट्रस्टेड, जिस पर भरोसा जताया जा सकता है, क्रेडिबल पर्सन। और क्रेडिबल पर्सन का ही सिनोनिम होता है, चौथा वर्ड नहीं लिख रहा हूं, पहले सिनोनिम लिख रहा हूं, ट्रस्टवर्दी। क्या बोलते हैं? ट्रस्टवर्दी। आपकी लड़ाई बेशक वर्दी की हो, पर पहले सेना के प्रति ट्रस्टवर्दी होना जरूरी है। वर्दी शब्द का अकेले का मतलब होता है डिजर्विंग, लायक। वर्दी का मतलब डिजर्विंग या लायक। क्रेडिबल के बाद चौथा वर्ड आता है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, और याद रखना क्रेडिट शब्द नाउन है, क्रेडेंशियल्स वर्ड प्लूरल नाउन है, ईबल से खत्म होने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, ईबल से खत्म होने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। अब छोटा सा गेम देखना, पहले तो एक बार 3 बार बोलना, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। ठीक है, मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या बनेगा? अविश्वसनीय, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनक्रेडिबल के 2 मीनिंग होते हैं और दोनों अलग अलग है, एक पॉजिटिव मीनिंग है और एक नेगेटिव मीनिंग। आपने भारत के टूरिज्म मिनिस्ट्री की एक एडवर्टीजमेंट सुनी होगी, अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब ऐसा भारत जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या ऐसा भारत जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा भारत जिससे किसकी तुलना, अतुल्य भारत, जिसकी कोई तुलना नहीं है, जो अपने आप में बिल्कुल यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उस चीज को भी क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल। ऐसी चीज जिस पर देखकर भरोसा ही, मतलब जिस पर हैरानी होती है कि ये भारत है। यस और नो? तो ये पॉजिटिव साइड गया है, नेगेटिव साइड? पॉजिटिव। एक पर्सन जिसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खराब है, जिसको कोई 5 पैसे रुपए देके तैयार नहीं है, जिसको पता है ये तो होमवर्क करेगा ही नहीं, ये महा फ्रॉड आदमी है, ऐसा पर्सन भी क्या कहलाएगा? तो इनक्रेडिबल नेगेटिव का मतलब होगा दैट कैन नेवर बी ट्रस्टेड, दैट कैन नेवर बी ट्रस्टेड, जिसको पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ये नेगेटिव सेंस में हो जाएगा। लेकिन इनक्रेडिबल का मैक्सिमम इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है समथिंग यूनिक। दब गया साल। समथिंग यूनिक, अच्छा, जो चीज यूनिक होती है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहेंगे या ऑर्डिनरी कहेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी शब्द का मतलब होता है सामान्य, और जो चीज सामान्य से बढ़कर हो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यूनिक के सेंस में ही आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड भी लिख सकते हैं। हाँ जी, 15 वर्ड समझ में आ रहे हैं अभी? सर ये 15 का लोड क्या है? 15 का बस यही लोड है, जितनी ज्यादा वोकेबलरी अभी हो जाएगी सितंबर मंथ के अंदर उतनी आपसे होएगी नहीं। यहां खाल भर जाएगा सब कुछ, हर टीचर, हर मॉक प्रैक्टिस, हर चीज का दबाव आएगा। अभी जितना फ्री हो उतना यूटिलाइज कर लो बस। उसमें तो तुम पूरे दिन में 5 वर्ड भी नए देख लोगे ना मॉक टेस्ट में से, वो भी बहुत हो जाएंगे, याद ही नहीं रहेंगे 5 प्रेशर में। और प्रेशर में आदमी भूल जाता है, आता हुआ भी गलत चला जाता है, वो वाला काम क्यों करना है? चलो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ, यूनिक के साथ कुछ 1-2 वर्ड और लिख लो। एक वर्ड होता है SLIENT। मुझे बताओ ये वर्ड आपने सुना हुआ है या नहीं? साइलेंट नहीं होता ये, सैलिएंट। साइलेंट नहीं बोलना, सैलिएंट बोल। साइलेंट की स्पेलिंग SILENT, साइलेंट चुप से रिलेटेड है। और ये सैली, यार ये क्या हो रहा है? अच्छा ये आया है, सैलिएंट, ENT से खत्म होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, तो सैलिएंट।
आपने किसी चीज का प्रोस्पेक्टस देखा हो, प्रोस्पेक्टस किसी का ब्रोशर देखा हो, पैम्फलेट देखा हो, तो वो कहते हैं हमारे ये सैलिएंट फीचर है। पिछले दिनों एक नया स्कूल खुला हमारे घर के पास, है ना, बहुत शानदार स्कूल, शानदार स्पेस के साथ खुला है, लेकिन उसमें ग्राउंड नहीं है। आजकल पता ही है कई सारे प्राइवेट स्कूल में ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, ये सब कुछ नहीं है, और क्लास और लेबोरेटरी बना दी। और ये जो आजकल नया फैशन नहीं चल रहा, 10वीं के बाद बच्चे वो नॉन अटेंडिंग करते हैं। नॉन अटेंडिंग मतलब पढ़ाई कहीं से और रजिस्ट्रेशन कहीं से, वो वाले सिस्टम में उन्होंने खोल लिया। और उन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा बनाया उसमें, और उसमें सैलिएंट फीचर में ये आई खा गए, और वो 10,000 छपवा लिए। अब एक आदमी बैठ के उसकी स्पेलिंग ठीक करके पेन से लिख रहा है। मैंने कहा देख, सारी शोबाजी खराब हो गई। यस और नो? तो सैलिएंट का मतलब होता है प्रमुख के तौर पर, यूनिक फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर। इसी वर्ड के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, इनिमिटेबल। क्या मुझे कोई बता पाएगा कि इनिमिटेबल कितने बच्चों के लिए नया शब्द है? ईमानदारी से, इनिमिटेबल नया शब्द है? नया नहीं होना चाहिए आपके लिए। देखो, एक वर्ड होता है इमिटेट। क्या वर्ड है? इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। और जिसकी कोई नकल ना कर सके वो चीज क्या होगी? इनिमिटेबल। अनोखा, अनोखा शब्द सुना है? पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट। वाई? बस, बाकी किसी ग्रह पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, पृथ्वी पे ही करती है लाइफ एग्जिस्ट। एक आदमी दूसरे आदमी की जान लेने पे तुला हुआ है, क्योंकि जान है, दूसरे में जान है ही नहीं, तो किसकी जान लेने पे तुला हो? एक बच्चा था, मैं बोल देता था ऐसे, पहले प्यार मोहब्बत में नहीं कहते थे, और जान क्या हाल है, और जान क्या हाल है। वो कहता था सर आप मेरे को जान मत क्या करो। मैंने कहा जानवर बोलने में मेरे को दिक्कत होती है। बोले नहीं नहीं, जान ठीक है। आप कुछ चाह रहे हैं बुलवाना? अच्छा ना, एक होता है ऐसे हाथ जोड़ना, भाई ने ऐसे कर रखा था। चल, क्या हो गया? नींद नहीं आई रही रात में? सच्ची बता, किसके ख्यालों में? कोई चीज का आभास होना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्यूशन। क्या बोलते हैं? और इंट्यूशन को गट फीलिंग भी बोलते हैं। पर गट फीलिंग और इंट्यूशन को एक और वर्ड कहते हैं, लंच या मंच? हंच। तो याद आ रहा है या नहीं? बेशक ये आपके लिए नया वर्ड था, लेकिन जैसे लंच मंच के साथ जोड़ के पढ़ा तो चीजें याद रह गई। यस और नो? तो इनक्रेडिबल के एक ही मीनिंग होता है, दो होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव में मीनिंग क्या होगा? दैट कैन नेवर बी ट्रस्टेड, जिस पे भरोसा नहीं किया। पहला यूनिक। अब यूनिक के सिनोनिम क्या बनेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यूनिक, साइलेंट, सैलिएंट। स्पेलिंग SALIENT। याद हो रहा है? और इसी को एक और चीज कहते हैं, इसी को एक और चीज कहते हैं। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ, तभी अड़ा हुआ हूं यहां। तो क्या था? इमिटेट या इनिमिटेबल? इनिमिटेबल शब्द बना किससे? इमिटेट। इमिटेट, IMITATE। और इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। बंदर कॉपी करता है, फोटोस्टेट भी आपकी किसी चीज की कॉपी है, ठीक है। और इनिमेट, जिसे इमिटेट ना किया जा सके उसे बोलते हैं इनिमिटेबल। स्पेलिंग INIMITABL। अरे यार जाएगा थोड़ी ना। INIMITABLE। और याद रखिएगा, एबल या ईबल से खत्म होने वाले दुनिया के सारे वर्ड एडजेक्टिव होते। तो कल को तुमसे कोई बोल दे कि तुम्हें रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, क्या? रेस्पॉन्सिबल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। एडजेक्टिव किससे खत्म है? ईबल। रिस्पॉन्सिबल, ईबल, IBLE। और IBLE से खत्म होने वाले वर्ड सारे के सारे एडजेक्टिव। याद हो गया कि नहीं?
हैप्पीनेस है या नहीं? तो अगले दिन मेरा गुस्सा जायज होना चाहिए या नहीं? गुस्सा होना चाहिए कि नहीं? जब तुम ना करके लाओ। देख इसके कान में मजे आ रहे। फिर आप सब कुछ है ना ऐसे मजाक करते रहते हो। तो ठीक है, मजाक करना ठीक है, करियर के साथ तो ना करो। मैं तुम्हारे करियर के साथ खेल जाऊं फिर कितना गंदा लगे, तुम्हें पता भी ना चले। छोटे छोटे बच्चे हो तुम, पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई। चलो, इनक्रेडिबल के बाद और कोई वर्ड बन सकता है या नहीं? दिमाग लगाओ। चलो अब एक वर्ड बताता हूं जो एनडीए ने 3-4 बार पूछ लिया है, 3-4 टाइम्स आ चुका, और वो वर्ड है क्रेडुलस। अब बताओ इसमें रूट वर्ड क्रेड आ रहा है या नहीं, और ओयूएस से खत्म है या नहीं? तो क्रेड का मतलब भरोसा, ओयूएस का मतलब एडजेक्टिव। बताओ मीनिंग क्या बनेगा? जो किसी पे भी आसानी से भरोसा कर ले, भोला भाला। क्या बोलते हैं? भोला भाला। इनोसेंट, क्या वर्ड है? इनोसेंट। तो भोला भाला का मतलब होता है इनोसेंट। मीन वेरी गुड। किसने बताया? गुलू बुलू। वेरी गुड, गुलिबल। और गुलिबल नहीं बोलते, इसकी प्रोनाउंसिएशन है गालिबल। क्या वर्ड है? गालिबल। स्पेलिंग बताओगे? GULLIBLE। अब बताओ ये भी किससे खत्म है? इबल। क्या होगा? एडजेक्टिव। इनोसेंट किससे खत्म है? ENT। पक्का क्या होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव। कैसा पढ़ा रहे हैं? ठीक है, मस्त। अरे मस्त। बहुत बढ़िया, ठीक है। तेरे को तो आता है ये सारा, तेरे को तो 1,50,000 वर्ड याद ही होंगे। अभी सुनता हूं। तो 9th में है, 10th में? 10th में होगी तू? 10th में ही थी, 2 साल हो गए। अरे मुझे नहीं बात करनी। चलो, गलीबल या इनोसेंट का मतलब है भोला भाला। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो वर्ड था जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता, पर ये वर्ड का मतलब है जो किसी पे भी आसानी से भरोसा कर लेता। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला, आप अभी 12th क्लास पास करके आए हो, आपको इस मुखर्जी नगर में कोई भी मूर्ख बना सकता। अगर कोई मूर्ख बना दे तो इसका मतलब आप कैसे पर्सन हो, और लेकिन कोई मूर्ख ना बना पाए आपको तो आप इंटेलिजेंट प्रैक्टिकल पर्सन हो, इंटेलिजेंटली प्रैक्टिकल पर्सन हो। आपको दुनियादारी का पता है, क्योंकि पहली बार आप घर से निकल के दुनियादारी के बीच में आए। यस और नो? ठीक। ये जो क्रेडुलस पर्सन होता है इसी को गलीबल बोलते हैं, और इसी गलीबल को एक और वर्ड बोलते हैं NAIVE। नाइव, नेवला होता है नेव से, तो नाइव। नाइव क्या बोलते हैं? नाइव। और नाइव का मतलब नौसिखिया के सेंस में, सॉरी, ग्रीन हॉर्न, टायरो, हाँ, अमेचर, डिलेटेंटे। अभी आ रहा हूं, मैंने याद करके आया था। वेरी गुड, अच्छा है। तेरा भी 2nd 3rd अटेम्प्ट है क्या? 2nd। तो भाई आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए अब ये पेपर देने के हिसाब से, सिलेक्शन के हिसाब से। यूं तो चाहे 2-4 और दे दे, CDS दे दे, फिर FCAT दे दे, फिर CAPF दे दे, फिर IB दे दे, फिर रॉ दे दे, और बाद में पूछे SSC के फॉर्म कब आएंगे। होता है कि नहीं? कितनी बार अपन YouTube पे देखते हैं, कोई 18वीं SSB में पास हुआ है, कोई 16वीं SSB में जाके पास हुआ है। चलिए, नायव को ही इंग्लिश में नौसिखिया के सेंस में बोलते हैं, जो भोला भाला होता है, जो किसी काम में पहली बार उतरता है। आप लोग ऑफलाइन के अंदर पहली बार आए हो, पढ़ने के लिए प्रोफेशनल एक्टिविटी में पहली बार आए हो। आप में से कोई भी 2 लोग ऐसे नहीं होंगे जो सेम बैकग्राउंड से एक साथ आए होंगे। सब लोग अलग अलग आए हैं और यहां जाके आपके शौक मैच हुए होंगे और तब आप ऐसे बने। अब आप में से कोई लोग 4 लोग ग्रुप बना के और एक दिन छुट्टी मार लें। जी क्यों छुट्टी मार ली? बोले जी आज हमारी गैजेटेड हॉलीडे है। तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे आपने सुना मास बंक? मास बंक सुना है? क्या होता है बंक? सुना है? मास मतलब होता है बड़ी संख्या में, बंक मतलब छुट्टी करना क्लास से। तो बड़ी संख्या में क्लास से छुट्टी कर ली, कारण क्या हो सकते हैं? टीचर क्या पढ़ाएगा वो रिपीट करेगा, इंटरेस्ट नहीं है, या होमवर्क चेक करेगा, इंटरेस्ट नहीं है, कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाए, इंटरेस्ट नहीं है,
तब ऐसी चीजों में होगा। और जो लोग एक बार मास बंक करने लग गए, अगली बार उनको प्रोपेंसिटी या टेंडेंसी ऐसा काम करने की, गलत काम करने की और झूठ बोलने की बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। लेकिन ऐसा पर्सन कभी झूठ जल्दी आसानी से नहीं बोल पाता, बड़ा सुधरा सा, सुलझा सा, आसान सा व्यक्ति होता है। ठीक है, तो जिन लोगों को अगले दिन ये शर्म होती है कि हमें कोई कुछ कह ना दे, जैसे इस गुड़िया को इस बात की शर्म थी कि सर मेरे को कुछ कह ना दे, और ये थोड़ी इमोशनल नेचर भी है, कहीं गंगा यमुना सरस्वती, मतलब एग्जाम्पल कई बार हो जाए। कई बेशरम बच्चे भी नहीं होते, सर मार लो सर। अच्छा, कई टीचर नहीं होते स्कूल में डंडा लेके आते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। एक तो होते हैं ऐसे वाले, ये है ना, एक दूसरे टाइप के होते हैं। एक ही हाथ से, एक ही है, और फिर वो बोले जाओ सीट पे। एक आधा था या नहीं तुम्हारी क्लास में ऐसे? मेरी क्लास में तो था पिछले साल, मेरी क्लास में, मतलब बच्चों की क्लास में। ना मेरी तो पिछले से पिछले साल हुई है 12th। ठीक है, चलिए 4 5 6 7 आपके लिए। ठीक है, तो ये जो डैश 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 है ये आपके लिए। ठीक है, चलिए अब आज हमने कौन कौन से तरीके लगा के वोकेब याद करिए। कहीं हमने निमोनिक मेथड लगाया, अब देखो ये लिखना नहीं है, ये समझना है। कहीं पर हम निमोनिक मेथड लगा रहे हैं। निमोनिक मेथड का मतलब होता है देसी जुगाड़। किसी एक वर्ड को 2 भागों में काट बांट लेते हैं। जैसे हार्ड एंट पढ़ो तो क्या वर्ड याद आ रहा है? हार्ड एंट। क्या वर्ड याद आ रहा है? तो ये एक देसी जुगाड़ था, इसका कोई पीछे लॉजिक नहीं है, एक जुगाड़ सा है। जुगाड़ मतलब एक टेक्निक और एडजस्टेबिलिटी है। दूसरा वर्ड हमने, दूसरी चीज हमने याद की रूट वर्ड के तरीके से। रूट वर्ड का तरीका जो होता है उसे बोलते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द वर्ड्स, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स। किसी शब्द का ओरिजिन हुआ कहां से है, इस बात का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी। और एटिमोलॉजी का ओरिजिन का मतलब होता है किसी पौधे की शुरुआत कहां से हुई होगी? जड़ से। उसी रूट से अगर हमें पता लग जाए कि क्रेड वर्ड का मतलब ट्रस्ट या बिलीफ है, तो जितने वर्ड बनेंगे जहां जहां अंदर या बाहर क्रेड आएगा उसका मीनिंग ट्रस्ट या बिलीफ के आसपास ही रहेगा। क्लियर है? और ये वाली चीज आपके यूं समझ लो बायोलॉजी में बहुत यूज होती है। जैसे आपने अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाओ, या उसके बाद एनिमिलिया या प्लेंटिया का चैप्टर पढ़ाओ, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन वगैरह पढ़ाओ, यस और नो? था या नहीं? अब देखो डाइकोटिलेडन में डाई शब्द आ रहा है, डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो मोनो का मतलब क्या होता है? 1। वही मोनोमियल में भी तो आता है, एक चर, सिंगल फैक्टर। तो बाइनोमियल का मतलब 2, ट्राइनोमियल तो पॉलिनोमियल 4, मैनी। पॉलिनोमियल का मतलब मैनी। और पॉली शब्द अगर किसी शब्द से पहले लग जाए तो ये हो गया पॉलीगैमी, और पॉली शब्द अगर किसी शब्द के बाद लग जाए तो वो बन गया मोनोपोली। तो बताओ, पॉली शब्द अगर किसी शब्द से पहले हो तो इसका मतलब होता है मैनी, और पॉली शब्द अगर किसी शब्द के बाद हो तो इसका मतलब होता है राइट, यानी कि अधिकार। जब एक पर्सन का किसी चीज पर अधिकार हो उसे एकाधिकार यानी मोनोपोली कहते हैं। डिफेंस सेक्टर के अंदर आपको पता है कि भारत सरकार के अलावा कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले सकता। क्या प्राइवेट पार्टी को, प्राइवेट कंपनीज को यह अधिकार है? हाँ, वो हथियार बनाने के उपकरण छोटे छोटे बना के सरकार को दे सकती है, लेकिन लास्ट में डीआरडीओ, इसरो वगैरह जो रिसर्च करेंगे वही चीजें आगे अप्रूवल जाएगी। जो भी लोग तीनों सेनाओं के अंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, हमारी आईबी रो के साथ मिलकर जो डिसीजन लेंगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, तभी पता चलेगा कि उनके 9 आतंकी अड्डों पर हमला करना है या नहीं। यस और नो? क्या इस बात का निर्णय कोई अदानी अंबानी करेंगे या भारत सरकार करेगी? तो भारत सरकार का इस क्षेत्र में क्या है? मोनोपोली, एकाधिकार, एक का अधिकार। समझ में आया? तो ये पॉली शब्द जब आखिरी में यूज हो तो क्या यूज होगा? अधिकार। और यही पॉली जब आगे यूज हो गया तो गैमी, गैमेट से बना, इसका मतलब होता है शादी।
तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा शादियां होती हैं। हाँ हाँ, ये भी होता है, तुम्हारे यहां होता होगा। तो पोलीगैमी, अ सिस्टम ऑफ मैनी मैरिजेस इज कॉल्ड पोलीगैमी। तो अगर पेपर में आ जाए मोनोगैमी, हिंदू कल्चर के अंदर नॉर्मली क्या है? मोनोगैमी, अ सिस्टम ऑफ वन मैरिज, एक से एक ही शादी करनी। सर क्या मतलब? समझा? सर मैं अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ। अच्छा है, ठीक है, जब हो जाए तो पेपर क्लियर हो जाए। अब ध्यान रखना, तुम्हें एनडीए क्लियर करके और जितने भी लोग ट्रेनिंग के बाद, खड़गवासला के बाद, तुम्हें लड़ना किस चीज से? पॉजिटिव चीज से या नेगेटिव चीज से? नेगेटिव चीज से। और उसकी लेफ्टिनेंट के नाते तुम्हारे नीचे कुछ यूनिट भी होगी, 100, 120, 150 लोग भी काम करेंगे, उनको यूनिट को झेलना भी है। वो लोग छुट्टी भी मांगेंगे और आप क्या, जा छुट्टी पे, मैं देख लूंगा। या फिर आपको मोटिवेट करना, भाई तेरे बगैर काम कैसे चलेगा, 3 महीने बाद चला जियो, 10 दिन की जगह 15 दिन दे बस भाई। अब वो मान जाएगा कि नहीं? अब वो मान सकता है। यानी कन्विंस करने का काम आना चाहिए। कन्विंस मतलब किसी को परसुएड कैसे करते हैं, मनाते कैसे। एक ऑफिसर के अंदर ये वाला गुण भी होता है कि टाइम पर वो डांटना भी जानता हो, टाइम पे वो अप्रिशिएट करना भी जानता। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि आगे कोई बच्चा बैठा है और उसने राइट आंसर दे दिया तो मैं सिर पे हाथ रख देता हूं, भाई शाबाश, मजा आ गया यार, तेरे को पता है ये बात। और ऐसे हाथ करूं, उसको पता है डांट खाने वाले काम थे। यस और नो? तो इसी से ईडियम बना है, निप द एविल इन द बड। निप द एविल इन द बड, कोई मीनिंग बताएगा? बुराई को जड़ में ही समाप्त कर दो। बड का मतलब होता है कली, और कली से क्या बनती है कोई चीज? फूल। तो फूल बनने से पहले कली में ही उस चीज को, अगर वो कोई खराब पौधा बनने वाला है, बदबू आने वाली है, कीड़े लगने वाले हैं, समाज को खराब करने वाली चीजें हैं, उसको वहीं पे समाप्त कर दो। निप द एविल इन द बड का मतलब होता है एलिमिनेट द रॉन्ग थिंग एट द इनिशियल पॉइंट। एट द इनिशियल पॉइंट, शुरुआती स्तर पर ही किसी रॉन्ग थिंग को एलिमिनेट कर दो, जड़ से खत्म कर दो। ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कल कंटिन्यू करेंगे हम अपना डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को आगे। और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आज बेसिक चीज समझ में आ गई है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती है। और एज कहां लगता है, THAN देन कहां लगता है, और सुपरलेटिव से पहले द क्यों लगता है, वो सारी बातें समझ में आ गई। अब कल होंगे इन सारों के एक एक के यूनिक सारे के सारे रूल्स, और रूल्स के बेस पे कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। ठीक है? थैंक यू। एनी डाउट? कुछ पूछना है?